आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, एक ऐसी डिस्कवरी जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन उस आइडिया को कोई और कॉपी करके बेच दे तो? या सोचो, एक इतना छोटा पार्टिकल जो कैंसर सेल्स को ढूंढकर खत्म कर दे। Sounds like science fiction. राइट? वेल, ये आज की रियलिटी है, और आज हम इन्हीं पावरफुल आइडियाज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस और रोबोटिक्स के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। हे, अगर ये डिस्कशन आपकी नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करे तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, अपना फीडबैक कमेंट करो और चैनल को ग्रो करने के लिए इसे शेयर करो। सो लेट्स लॉक इन द जर्नी टुगेदर। तो आज के इस विस्तार से चर्चा में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। पहले हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर को समझेंगे, स्पेशली लाइफ मटेरियल्स के कॉन्टेक्स्ट में। हम देखेंगे कि इंडिया में इतने पेटेंट्स फाइल होने के बाद भी कमर्शियलाइजेशन कम क्यों है। A very important question. फिर हम इंडियन पेटेंट लॉ के सेक्शन 3D और उसके फेमस नोवार्टिस केस को डिस्कस करेंगे। The landmark case. उसके बाद कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेड सीक्रेट्स के बीच का डिफरेंस क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, हम इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। फिर हम नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस और रोबोटिक्स के अमेजिंग वर्ल्ड में एंटर करेंगे और इंडिया के अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स को एक्सप्लोर करेंगे। रेडी हो? Absolutely. चलो शुरू करते हैं। Topic name: What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization. Broad micro theme: intellectual property rights, IPR. तो चलो शुरू करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या IPR से, स्पेसिफिकली फॉर लाइफ मटेरियल्स। Right. तो बेसिकली इसका मतलब है जीन्स, सीड्स या बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे लिविंग थिंग्स पर लीगल राइट्स। Correct. सोचो, एक कंपनी ने एक स्पेशल बीज बनाया जो कम पानी में ज्यादा फसल देता है, तो उस बीज पर उसका पेटेंट हो सकता है, राइट? Exactly. और ये ग्लोबल लेवल पर एक सुपर कॉम्प्लेक्स और डिबेटेड इशू है। क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ी अचानक से? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। साइंटिस्ट अब लिटरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिजाइन कर सकते हैं। ओके। तो ऐसी डिस्कवरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बने, जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट। पर हर देश इसे अलग तरह से देखता है। ग्लोबली 4 मेन ट्रेंड्स हैं। 4 ट्रेंड्स, ओके। पहला, ट्रिप्स जैसे ग्लोबल फ्रेमवर्क्स जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। दूसरा, बायोटेक्नोलॉजी में बढ़ते हुए पेटेंट्स, GMOs, स्टेम सेल्स, इवन जीन्स पर। राइट। तीसरा, अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर इंडिया, बायोपायरेसी, यानी हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज का गलत इस्तेमाल। और चौथा, ओपन सोर्स मूवमेंट्स, जहां लोग नॉलेज को फ्री फॉर ऑल रखना चाहते हैं। ये तो हुई ग्लोबल बात, पर इंडिया का सीन थोड़ा अलग है। सुना है हम पेटेंट्स फाइल करने में आगे हैं, लेकिन उन पेटेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके मार्केट तक लाने में बहुत पीछे। ऐसा क्यों है? ये इंडिया की इनोवेशन स्टोरी का सबसे बड़ा चैलेंज है। Really? हाँ, देखो, अकेले सब आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लैब्स वर्ल्ड क्लास रिसर्च कर रही हैं और हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में माहिर है। राइट। लेकिन इनके बीच एक वैली ऑफ डेथ है, एक गहरी खाई, जहां 90% ब्रिलियंट आइडियाज प्रोटोटाइप से आगे नहीं बढ़ पाते। वैल्यू ऑफ डेथ? वाओ। प्रॉब्लम टुकड़ों में नहीं, इस खाई को भरने में है। इसके कुछ कॉन्क्रीट रीजंस हैं। जैसे? एक तो वीक इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस, फिर स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग की कमी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स जो सालों तक चलते हैं, और एक माइंडसेट जहां एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस सिर्फ पेटेंट फाइल करने को सक्सेस मानते हैं, प्रोडक्ट बनाने को नहीं। सो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। एक लाइफ सेविंग ड्रग या एक सुपर एफिशिएंट सोलर पैनल का आइडिया पेपर पर ही रह जाता है, आम आदमी तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल। जब तक हम इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच इस वैली ऑफ डेथ पर एक ब्रिज नहीं बनाएंगे, बेटर फंडिंग, फास्टर अप्रूवल्स और कोलैबोरेशन कल्चर के साथ, तब तक इंडिया अपने पेटेंट पोटेंशियल को रियल इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, एक मिनट, इसे थोड़ा आसान करते हैं। मतलब एक तरफ IT का प्रोफेसर है जिसके पास ब्रिलियंट आइडिया है, और दूसरी तरफ एक फैक्ट्री ओनर है जिसे ऐसी ही टेक्नोलॉजी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को मिलाने के लिए कोई टिंडर फॉर टेक्नोलॉजी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। दैट्स अ ब्रिलियंट एनालॉजी। हाँ, इन अ वे वही प्रॉब्लम है। वो मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म मिसिंग है। कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। आपने ट्रिप्स और CBD 2 अग्रीमेंट्स का जिक्र किया। एक कॉमन स्टूडेंट के लिए इनमें सिंपल सा डिफरेंस क्या है? सिंपल। ट्रिप्स एक बिजनेस माइंडेड अग्रीमेंट है। ये कहता है आपने इन्वेंशन किया, आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इट्स अबाउट कॉमर्स। ओके। जबकि CBD एक कॉन्जर्वेशनिस्ट है। ये कहता है ये बायोलॉजिकल रिसोर्स इस देश का है, इसका यूज फेयर होना चाहिए और बेनिफिट्स सबको मिलने चाहिए। एक कॉमर्स ड्रिवन है, दूसरा कंजर्वेशन ड्रिवन। गॉट इट। और बायोपायरेसी का कोई रियल एग्जांपल जो आसानी से समझ आ जाए? बिल्कुल, नीम और हल्दी। सालों से हमारे घरों में इनके मेडिसिनल यूजेस होते आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। US में कंपनीज ने इन्हीं यूजेस पर पेटेंट फाइल कर दिए। इंडिया ने फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स में लड़ाई लड़ी और प्रूव किया कि ये प्रायर आर्ट है, यानी ये नॉलेज हमारे पास पहले से थी। ये क्लासिक बायोपायरेसी के केसेस हैं। अनबिलीवेबल। फंडिंग कंस्ट्रेंट्स और रेगुलेटरी हर्डल्स, इन दोनों में से बड़ा विलन कौन है? दोनों जुड़वा भाई एक तरह से। एक ब्रिलियंट आइडिया बिना पैसे के प्रोटोटाइप नहीं बन सकता। सही है। और अगर प्रोटोटाइप बन भी गया तो अप्रूवल्स की रेड टेप में फंसकर मार्केट तक नहीं पहुंच पाता। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
Now, pause and practice saying this part aloud. India's low patent commercialization is primarily due to the valley of death between academia and industry, caused by poor linkages, funding gaps, and regulatory hurdles. In short, दुनिया लाइफ मटेरियल्स के पेटेंटिंग पर डिवाइडेड है और इंडिया को अपने पेटेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप को भरने की जरूरत है. Topic name. The circumstances in 2005 forced an amendment to Section 3D in the Indian Patent Law 1970. Discuss how it has been utilized by the Supreme Court in its judgment rejecting Novartis's patent application for Glivec. Discuss briefly the pros and cons of the decision. Broad micro-theme. Intellectual property rights. ओके, अब आते हैं इंडियन पेटेंट लॉ के एक सुपर हीरो प्रोविजन पर, सेक्शन 3D. हाँ, यस, ये एक ऐसी चीज है जो इंडिया को दूसरे देशों से अलग करती है. बेसिकली ये कहता है कि आप किसी पुरानी दवा में छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज करके नया पेटेंट नहीं ले सकते. इस प्रैक्टिस को एवरग्रीनिंग कहते हैं. करेक्ट. इमेजिन एक कंपनी एक पेन किलर बेच रही है, 20 साल का पेटेंट खत्म होने वाला है. ठीक है. अब वो उसी पेन किलर का सिर्फ कलर बदलकर या एक माइनर केमिकल ट्वीक करके कहती है, ये देखो नई दवा, हमें 20 साल का नया पेटेंट दो. राइट. सेक्शन 3D इस पर आके कहता है, नॉट सो फास्ट. आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नए वर्जन की एनहांस्ड थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी है. एनहांस्ड थेरेप्यूटिक एफिकेसी. यानी वो बीमारी ठीक करने में पुराने वर्जन से सिग्निफिकेंटली बेहतर है. तो 2005 में ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, ये रूल आना पड़ा. जरूरत थी पब्लिक हेल्थ की. दवाइयां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही थी. ओह. कंपनीज एवरग्रीनिंग करके अपनी मोनोपोली बनोए रखती थी. तो इंडिया ने ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए एक ऐसी धार बनाई जहां इनोवेशन भी न रुके और आम आदमी तक सस्ती दवाइयां भी पहुंचे. सेक्शन 3D वही धार है. और इसका सबसे बड़ा टेस्ट केस था नोवार्टिस का. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 3D का इस्तेमाल कैसे किया? ये एक लैंडमार्क केस था. बिल्कुल. फार्मास्यूटिकल जायंट नोवार्टिस ने अपनी कैंसर ड्रग ग्लैविक के एक नए वर्जन के लिए पेटेंट अप्लाई किया. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. कोर्ट ने बस एक सिंपल सवाल पूछा, क्या आपका नया वर्जन पुराने वर्जन से बीमारी ठीक करने में काफी बेहतर है? क्या इसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी इनहैंस्ड है? और नोवार्टिस का जवाब? नोवार्टिस ये प्रूव नहीं कर पाया. कोर्ट ने कहा कि थोड़ा बेटर एब्जॉर्प्शन एफिकेसी नहीं है और सेक्शन 3D का इस्तेमाल करके पेटेंट रिजेक्ट कर दिया. वाह, इस डिसीजन का इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा हुआ होगा. इसके प्रोज और कॉन्स क्या थे? प्रोज आम आदमी के लिए थे. ग्लिविक जैसी लाइफ सेविंग ड्रग्स के जेनेरिक यानी सस्ते वर्जन्स मार्केट में आ पाए, जिससे लाखों पेशेंट्स को फायदा हुआ. दैट्स ह्यूज. इसने दूसरी कंपनीज को भी मैसेज दिया कि इंडिया में एवरग्रीनिंग नहीं चलेगी, ट्रू इनोवेशन करो. और कॉन्स? कॉन्स थे फार्मा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से. उन्हें लगा कि इंडिया R&D के लिए एक रिस्की मार्केट है. उन्होंने आर्ग्यू किया कि इससे नई रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है. तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है. लेकिन इसका दूसरा पहलू ये नहीं है कि हम बड़ी फार्मा कंपनीज को सिग्नल दे रहे हैं कि इंडिया में R&D करना एक रिस्क है. कहीं हम शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म इनोवेशन को डिस्करेज तो नहीं कर रहे? ये एक वैलिड कंसर्न है और इस पर हमेशा डिबेट चलती है. बट इंडिया स्टैंड इज क्लियर. हम इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं पर पब्लिक हेल्थ की कीमत पर नहीं. हम ब्रेक थ्रू इनोवेशन को रिवॉर्ड करेंगे, इंक्रीमेंटल चेंजेस से मोनोपोली बढ़ाने को नहीं. ये एक टफ स्टैंड है पर इंडिया इस पर कायम है. एनहांस्ड एफिकेसी का टेक्निकल मतलब क्या है? अगर दवा का स्वाद बेहतर हो जाए तो वो एफिकेसी है? बिल्कुल नहीं. एफिकेसी का मतलब है थेरेप्यूटिक इफेक्ट, यानी बीमारी पर असर. बेटर टेस्ट, लॉन्गर शेल्फ लाइफ, इजियर टू मेक, ये सब एफिकेसी नहीं मानी जाती. द ड्रग मस्ट हील बेटर. गॉट इट. पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेक्शन 3D एक ब्लेसिंग है, अ बिग वन ना? एब्सोल्युटली. पेशेंट्स के लिए ये अफोर्डेबल मेडिसिन तक पहुंचने का एक गेटकीपर है. इट प्रिवेंट्स कंपनीज फ्रॉम चार्जिंग हाई प्राइसेस फॉर, जैसा आपने कहा, बस पुरानी चीज पर नया रैपर लगाकर. सही है. अगर आप एक फार्मा कंपनी के CEO होते तो इस डिसीजन के बाद इंडिया के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती? माई स्ट्रैटेजी वुड बी टू फोकस ऑन ब्रेक थ्रू R&D. माइनर ट्वीक्स के बजाय ऐसी न्यू ड्रग्स डेवलप करना जिनकी एफिकेसी क्लियरली सुपीरियर हो, ताकि सेक्शन 3D का चैलेंज ही ना आए. इन्वेस्ट इन रियल गेम चेंजिंग इनोवेशन. Okay, let's practice this. Rehearse this line. Section 3D prevents the evergreening of patents by requiring enhanced therapeutic efficacy for new forms of known substances as seen in the Novartis Glivec case. In short, Section 3D पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक यूनिक इंडियन लॉ है जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने नोवार्टिस केस में लाइफ सेविंग ड्रग्स को अफोर्डेबल रखने के लिए किया. टॉपिक नेम. In a globalized world, intellectual property rights assume significance and are a source of litigation. Broadly distinguish between the terms copyrights, patents, and trade secrets. Broad micro theme. Intellectual property rights, IPR. ओके, IPR पर इतनी बात करने के बाद चलो थोड़ा बेसिक्स क्लियर करते हैं. IPR की दुनिया में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स. हाँ, इनमें काफी कंफ्यूजन होता है. तो चलो इनके बीच के डिफरेंसेस को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं. बिल्कुल, इन्हें एक स्मार्टफोन के एग्जाम्पल से समझते हैं. ये बेस्ट है. मान लो एक नया स्मार्टफोन. ओके. नंबर 1, उसका सॉफ्टवेयर कोड, उसके एप्स का डिजाइन, उसकी यूजर मैनुअल, उसकी एडवर्टाइजिंग जिंगल, ये सब कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है. कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन. Creative expression, got it. नंबर 2, फोन के अंदर की यूनिक न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे उसकी स्पेशल बैटरी जो 10 मिनट में चार्ज हो जाती है या उसका फोल्डेबल स्क्रीन मैकेनिज्म, ये पेटेंट से प्रोटेक्टेड है.
पेटेंट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस। Inventions. Okay. और नंबर 3, उस स्पेशल बैटरी को बनाने का सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कंपनी किसी को नहीं बताती, वो एक ट्रेड सीक्रेट है। ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन। Wow. तो एक ही प्रोडक्ट में तीनों हो सकते हैं. Cool ना? एग्जैक्टली। That makes it super clear. तो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? प्रोटेक्शन किसको मिलता है, कितने टाइम के लिए और कैसे? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला, कॉपीराइट। ये प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स जैसे बुक्स, म्यूजिक, कोड। प्रोटेक्शन इज ऑटोमेटिक जैसे ही आप कुछ क्रिएट करते हो। ऑटोमेटिक. हाँ, और ड्यूरेशन इंडिया में क्रिएटर की लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स। ओके. फिर है पेटेंट्स। ये प्रोटेक्ट करता है न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल इन्वेंशंस को। इसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, जो एक लंबा और महंगा प्रोसेस है। ठीक है. ड्यूरेशन जनरली 20 इयर्स। 20 years. ठीक है। और आखिर में ट्रेड सीक्रेट्स। ये प्रोटेक्ट करते हैं वैल्यूएबल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, बस आपको उसे सीक्रेट रखना है। ड्यूरेशन इंडेफिनिट, जब तक वो सीक्रेट बना रहे, जैसे कोका कोला का फॉर्मूला। राइट. तो इसका मतलब एक स्टार्टअप के लिए ट्रेड सीक्रेट बहुत वैल्यूएबल हो सकता है क्योंकि पेटेंट फाइल करने का खर्चा और टाइम बच जाता है. एग्जैक्टली। लेकिन अगर सीक्रेट लीक हो गया तो प्रोटेक्शन भी खत्म. रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है. बिल्कुल। सही आईपीआर स्ट्रैटेजी चूज करना किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए क्रूशल है। और इंडिया अपने आईपीआर रिजीम को हाई कोर्ट्स में स्पेशल आईपी डिविजन्स बनाकर स्ट्रॉन्ग कर रहा है टू एनकरेज मोर इनोवेशन। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या मैं अपनी दादी की स्पेशल चिकन करी रेसिपी को पेटेंट करवा सकता हूँ? डिफिकल्ट। एक सिंपल रेसिपी पेटेंटेबल नहीं होती। हाँ, अगर आपने एक बिल्कुल नया फूड प्रोसेसिंग मेथड इन्वेंट किया है जो नॉन ऑब्वियस है, तो उस मेथड को पेटेंट करवाया जा सकता है। अच्छा, मेथड को. हाँ, रेसिपी को ट्रेड सीक्रेट की तरह प्रोटेक्ट करना बेटर ऑप्शन है। KFC अपनी रेसिपी के साथ यही करता है। राइट. एक और सवाल. सॉफ्टवेयर कोड कॉपीराइट में आता है तो सॉफ्टवेयर पर पेटेंट क्यों मिलता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. गुड क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर का लिटरल कोड, यानी जो लाइंस आप लिखते हो, वो एक लिटरेरी वर्क की तरह कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है। ओके. लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर एक नए टेक्निकल प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो उस अंडरलाइंग प्रोसेस या इन्वेंशन पर पेटेंट मिल सकता है। गॉट इट. ट्रेड सीक्रेट का सबसे फेमस एग्जांपल कोका कोला फॉर्मूला है. अगर किसी ने रिवर्स इंजीनियर करके फॉर्मूला पता लगा लिया तो क्या कोका कोला उस पर केस कर सकती है? नहीं, दिस इज द की। अगर किसी ने इंडिपेंडेंटली फॉर्मूला डिस्कवर किया या लीगली प्रोडक्ट को रिवर्स इंजीनियर किया, तो वो ट्रेड सीक्रेट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। ओह. इन्फ्रिंजमेंट तब होता है जब सीक्रेट को गलत तरीके से चुराया जाए, जैसे ब्राइबरी या चोरी से। अच्छा. रजिस्ट्रेशन के मामले में सबसे आसान कौन सा है? ट्रेड सीक्रेट, क्योंकि उसमें कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन भी आसान है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन सबसे कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग और महंगा प्रोसेस है। Practice saying this. Copyrights protect expression. Patents protect invention. And trade secrets protect confidential information. चलो, अब तुम्हारी बारी. इन शॉर्ट, ये तीनों आईपीआर टूल्स क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अलग-अलग एसेट्स के लिए। कॉपीराइट्स फॉर आर्ट, पेटेंट्स फॉर इन्वेंशंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स फॉर सीक्रेट बिजनेस इन्फो। Topic name. India's Traditional Knowledge Digital Library, या TKDL, which has a database containing formatted information on more than 2 million medicinal formulations, is proving a powerful weapon in the country's fight against erroneous patents. Discuss the pros and cons of making the database publicly available under open source licensing. Broad micro theme. Intellectual property rights. IPR. ओके, अब बात करते हैं इंडिया के एक सीक्रेट वेपन की, द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी या TKDL। हाँ, TKDL. इसकी इंफॉर्मेशन है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा से. बिल्कुल। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। इंडिया ने अपनी सारी ट्रेडिशनल नॉलेज को डिजिटाइज करके मॉडर्न लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके एक डेटाबेस बनाया। ओके. ये डेटाबेस दुनिया के बड़े पेटेंट ऑफिसेज के पास है। जब भी कोई कंपनी फॉर एग्जांपल हल्दी के हीलिंग प्रॉपर्टीज पर पेटेंट फाइल करती है, तो पेटेंट एग्जामिनर TKDL में सर्च करता है और कहता है, सॉरी, दिस इज ऑलरेडी नोन इन इंडिया। ओह, केस क्लोज्ड. एग्जैक्टली। आपको पता है, एक बार एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पर पेटेंट लेने की कोशिश की थी। ये उस लेवल की बायोपायरेसी है जिसे TKDL जैसा हथियार ही रोक सकता है। वाह. तो ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है. But a big question is, should this database be made public for everyone under open source licensing? इसके pros and cons क्या हैं? ये एक डबल एज सॉर्ड है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज फर्स्ट। ठीक है. ओपन एक्सेस से रिसर्च एंड इनोवेशन को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस नॉलेज पर कोलैबोरेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बायोपायरेसी और मुश्किल हो जाएगी। मेक सेंस. और इंडिया इंडिजिनस मेडिसिन बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी ले सकता है। Sounds great. But what's the downside? नुकसान क्या है? द रिस्क इज ह्यूज। सबसे बड़ा डर है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का। Exploitation कैसे? बड़ी कंपनीज इस डेटा को यूज करके प्रोडक्ट्स बना सकती हैं बिना प्रॉपर क्रेडिट या कंपनसेशन दिए। क्वालिटी कंट्रोल एक इशू है, लोग इस नॉलेज को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। Right. और तीसरा, कल्चरल सेंसिटिविटी। कुछ नॉलेज सेक्रेड होती है, उसे ओपन करना एक डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट हो सकता है। देयर इज अ सीरियस रिस्क ऑफ कल्चरल अप्रोप्रिएशन।
तो ऑन वन हैंड ओपन एक्सेस साइंस को आगे बढ़ा सकता है, बट ऑन द अदर ये हमारी लेगेसी को एक्सप्लॉइट होने का रिस्क भी क्रिएट करता है. व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? द वे फॉरवर्ड इज अ बैलेंस्ड अप्रोच. सिर्फ ओपन एक्सेस नहीं बल्कि मैनेज्ड एक्सेस. हमें स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज बिल और इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है. मैनेज्ड एक्सेस. हाँ, और हमें बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म्स को कंपलसरी बनाना होगा, जहां अगर कोई कंपनी इस नॉलेज से प्रॉफिट कमाती है तो उसका एक हिस्सा ओरिजिनल कम्युनिटीज को भी मिले. वी नीड टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज रिस्क्स. बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म को आसान शब्दों में कैसे समझाएं? इमेजिन एक फ्रेंच कॉस्मेटिक कंपनी TKDL से इंफॉर्मेशन लेकर एक ट्राइबल प्लांट से एंटी एजिंग क्रीम बनाती है और करोड़ कमाती है. ओके. बेनिफिट शेयरिंग का मतलब है कि उस कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा उस इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी के साथ शेयर करना होगा जहां से वो नॉलेज आई थी. इट इंश्योर्स फेयरनेस एंड जस्टिस. गॉट इट. अगर ये ओपन सोर्स हो जाए तो क्या कोई कंपनी फॉर्मूला कॉपी करके ये नहीं कह सकती कि उसने खुद डेवलप किया है? That is the single biggest risk. Open source makes it accessible, but enforcing attribution and benefit sharing becomes much harder. That's why strong legal frameworks are needed before even considering such a step. तो अभी ये ओपन नहीं है. नहीं, अभी तक इंडिया ने इसे ओपन नहीं किया है. इज दिस लाइब्रेरी ओनली फॉर मेडिसिनल नॉलेज? Primarily, yes, it focuses on traditional medicine systems, लेकिन इस मॉडल को दूसरे ट्रेडिशनल नॉलेज फील्ड्स में भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स या हैंडीक्राफ्ट्स. तो आखिर ओपन करें या ना करें? व्हाट्स योर फाइनल टेक? For now, keep it protected. The risk of exploitation outweighs the benefits of open access until we have ironclad international laws for benefit sharing. The current model of sharing it only with patent offices is working well. Practice this line now. TKDL protects against biopiracy, but making it open source carries risks of exploitation and requires strong legal safeguards for benefit sharing. In short, TKDL इंडिया का पावरफुल टूल है ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसे पब्लिकली अवेलेबल बनाने के प्रोज एंड कॉन्स को केयरफुली बैलेंस करना होगा. Topic name: Why is nanotechnology one of the key technologies of the 21st century? Describe the salient features of the Indian government's mission on nanoscience and technology and the scope of its application in the development process of the country. Broad micro theme: nanotechnology, robotics and nuclear science. चलो अब आते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो इतनी छोटी है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. आई एम टॉकिंग अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी. हाँ, नैनो. बेसिकली ये मैटर को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पर मैनिपुलेट करने की साइंस है, 1 से 100 नैनोमीटर्स के लेवल पर. To give you a perspective, a human hair is about 80,000 nanometers wide. Exactly. और ये 21st सेंचुरी की की टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि ये हमें अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल देती है. Imagine being able to build materials atom by atom. Atom by atom. इससे हम उनकी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं. एक ही मटेरियल जैसे गोल्ड नैनो स्केल पर अलग कलर का दिख सकता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं. Wow. इस कंट्रोल की वजह से इसके एप्लीकेशंस हर सेक्टर में है. हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरनमेंट, यू नेम इट. So it's a fundamental game-changing technology. एग्जैक्टली. इस important field में इंडिया क्या कर रहा है? What about the Indian government's mission on nanoscience and technology? इंडिया ने नैनो टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस को काफी पहले रिकॉग्नाइज कर लिया था. गवर्नमेंट का नैनो मिशन काफी कॉम्प्रहेंसिव है. Okay, इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं. Good. दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. वी आर ट्रेनिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नैनो साइंटिस्ट्स. और तीसरा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, क्योंकि ऐसी एडवांस साइंस में ग्लोबल पार्टनरशिप जरूरी है. और इसके एप्लीकेशंस इंडिया के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हैं? द स्कोप इज ह्यूज. 3 एरियाज में इमीडिएट इम्पैक्ट दिख रहा है. एग्रीकल्चर में हम नैनो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं जो सीधा प्लांट के रूट्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं. जिससे वेस्टेज कम होता है. हाँ, और यील्ड बढ़ता है. हेल्थ केयर में हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स बना सकते हैं जो सिर्फ कैंसर सेल्स को अटैक करें. और एनवायरनमेंट के लिए नैनो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी से हम अफोर्डेबल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स बना सकते हैं. So when you combine nanotechnology with other emerging tech like AI and biotechnology, India अपने बड़े developmental challenges, food security, health security और water security को address कर सकता है. यस, दिस इज अ बिग डील. ये मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करता है, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. एक normal particle और एक nano particle में real difference क्या है? सिर्फ साइज का. Size is the main thing, but that size change leads to magical properties changes. जब आप मटेरियल को नैनो स्केल पर ले जाते हो तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ड्रामेटिकली बढ़ जाता है. ओके. इससे वो सुपर रिएक्टिव हो जाता है. सोचो एक शुगर क्यूब वर्सेस पाउडर्ड शुगर. पाउडर्ड शुगर पानी में जल्दी घुल जाती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है. नैनो पार्टिकल्स आर एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ दिस. मेक सेंस. हाउ डज अ नैनो फर्टिलाइजर एक्चुअली वर्क? सिंपल टर्म्स में इमेजिन आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. नॉर्मल फर्टिलाइजर आप मिट्टी में डाल देते हो जिसका 70% वेस्ट हो जाता है. राइट. नैनो फर्टिलाइजर एक स्मार्ट कैप्सूल की तरह है. ये न्यूट्रिएंट्स को स्लोली रिलीज करता है सीधा प्लांट के रूट्स तक. इससे न्यूट्रिएंट का वेस्टेज कम होता है, सॉइल पोल्यूशन नहीं होता और कम फर्टिलाइजर में ज्यादा फायदा मिलता है.
Are there any risks with nanotechnology? Yes, and this is an important area of research. Inhaling certain nanoparticles can be harmful to our lungs, और उनका long-term impact on ecosystems अभी भी study किया जा रहा है. So, responsible development and regulations are very important. Right. Can it really create new jobs? Definitely. It creates high-skilled jobs in R&D, manufacturing of nanomaterials, or in industries that use these materials, from electronics to medicine to textiles. हाँ, यहाँ पर इसका potential बिल्कुल revolutionary है. Imagine nanorobots swimming through your bloodstream, finding cancer cells and destroying them without harming a single healthy cell. That's the promise of nanotech in medicine. बिल्कुल, यहाँ 3 मेन एरियाज में काम हो रहा है. Okay, what are they? नॉर्मल मेडिसिन पूरे बॉडी में फैल जाती है, जिससे साइड इफेक्ट्स होते हैं. नैनो पार्टिकल्स एक पोस्टल सर्विस की तरह काम करते हैं. हम उन पर ड्रग लोड करके उन्हें एक एड्रेस दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल अ कैंसर सेल. Okay. वो सीधा वहां जाकर ड्रग डिलीवर करते हैं. दिस इज कॉल्ड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. Okay, that's incredible. Yeah. What's the second area? सेकेंड इज डायग्नोस्टिक्स. Okay. हम नैनो बायोसेंसर्स बना सकते हैं जो ब्लड के एक ड्रॉप से ही बीमारियों को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं. एक ड्रॉप से? हाँ, ये चीप, फास्ट और सुपर सेंसिटिव होते हैं. Okay. ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है. Imagine having a small device at home that can test for multiple diseases instantly. That would be amazing. And the third is therapeutics and regenerative medicine. यहाँ हम नैनो रोबोट्स की बात करते हैं जो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज कर सकते हैं, और टिश्यू इंजीनियरिंग में हम नैनो मटेरियल्स का यूज करके एक स्कैफोल्ड यानी एक ढांचा बना सकते हैं जिस पर नए सेल्स ग्रो करके हम डैमेज टिश्यूज या ऑर्गन्स को रिपेयर कर सकते हैं. ये सब सुनने में तो कमाल का लग रहा है, पर क्या गवर्नमेंट लेवल पर इसे सीरियसली लिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल. India's market for nanotech in health is growing rapidly. Government initiatives like the BioRights scheme are actively funding R&D in this area. हमारा Department of Biotechnology, DBT, इस फील्ड में significant investment कर रहा है. So, it's not a dream, it's happening now. Yes, बिल्कुल. How can a nanoparticle deliver a drug to a specific cell, like a cancer cell, and not a healthy one? उसको एड्रेस कैसे पता चलता है? Great question. Scientists नैनो पार्टिकल के सरफेस पर ऐसी स्पेशल मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं जो एक चाबी की तरह काम करते हैं. Okay. कैंसर सेल्स के सरफेस पर एक स्पेशल ताले जैसे रिसेप्टर्स होते हैं. ये की सिर्फ उसी लॉक में फिट होती है. तो नैनो पार्टिकल हेल्दी सेल्स को इग्नोर करके सीधा कैंसर सेल से जाकर चिपक जाता है. Brilliant. Are these nanobiosensors available in clinics now? कुछ एडवांस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रायल्स में है. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के कुछ रैपिड टेस्ट्स में भी नैनो पार्टिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था फॉर हायर सेंसिटिविटी. वाइड स्प्रेड क्लिनिकल यूज इज ऑन द होराइजन. What exactly is tissue engineering? आसान भाषा में. इमेजिन आपकी बॉडी का कोई टिश्यू जैसे कार्टिलेज डैमेज हो गया है. ठीक है. टिश्यू इंजीनियरिंग में हम एक बायोडिग्रेडेबल नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल का 3D ढांचा बनाते हैं. फिर उस पर पेशेंट के ही सेल्स ग्रो करवाते हैं. धीरे धीरे वो ढांचा घुल जाता है और पीछे एक नया हेल्दी टिश्यू रह जाता है. Incredible. Last question. Nanobots, sci-fi or reality? Closer to reality than you think. सिंपल नैनो रोबोट्स जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड से गाइड करके ड्रग डिलीवर किया जा सकता है वो लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं. द कॉम्प्लेक्स ऑटोनोमस सर्जरी परफॉर्मिंग रोबोट्स आर स्टिल इन द फ्यूचर बट द फाउंडेशनल वर्क इज हैपनिंग नाउ. Practice this. Nanotechnology is revolutionizing healthcare through targeted drug delivery, advanced diagnostics, and new therapeutic applications like tissue engineering. In short, nanotechnology is making medicine smarter, more targeted, and more effective, and India is actively investing in this future. Topic name. Give an account of the growth and development of nuclear science and technology in India. What is the advantage of the Fast Breeder Reactor program in India? Broad micro theme. Nanotechnology, robotics, and nuclear science. From the super small, let's jump to the super powerful nuclear science. इंडियाज न्यूक्लियर जर्नी डॉक्टर होमी भाभा के विजन से शुरू हुई. यह स्टोरी एम्बिशन और सेल्फ रिलायंस की है. It all started with the establishment of the Atomic Energy Commission in 1948. Right. And then 1956 में एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा ऑपरेशनल हुआ. That's a huge milestone, indeed. और इसके बाद हमने इंडिजिनस कैपेबिलिटीज डेवलप की. आज इंडिया में 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं. 23. Okay. But the ambition is massive. हम 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर कैपेसिटी चाहते हैं. इसके लिए हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहे हैं. ये SMRs क्या हैं? सोचिए, एक बड़े से न्यूक्लियर प्लांट के बजाय हम फैक्ट्री में बने पावर बैंक्स की तरह छोटे रिएक्टर्स बना सकें जो ट्रक पर लोड करके लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट जैसे रिमोट इलाकों में इंस्टॉल किए जा सकते हैं. Wow. ये है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का रेवोल्यूशन. दे आर सेफर, मोर फ्लेक्सिबल एंड क्विकर टू बिल्ड. इंटरेस्टिंग. नाउ इंडिया के न्यूक्लियर विजन का एक की पार्ट है डॉक्टर भाभा का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम. उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम. ये क्या है? ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा दाव है. एडवांटेज है
रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। देखो, इंडिया के पास यूरेनियम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कॉमन फ्यूल है, उसके रिजर्व्स बहुत कम है, राइट। लेकिन हमारे पास थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक है। ओके थोरियम डायरेक्ट फ्यूल नहीं बन सकता। ओके। द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR एक मैजिकल मशीन है। ये यूरेनियम से एनर्जी तो बनाता ही है, साथ ही साथ थोरियम को फिसाइल यूरेनियम 233 में कन्वर्ट भी करता है, जो अगले स्टेज में फ्यूल की तरह यूज हो सकता है। वेट, तो ये एक ऐसी मैजिकल गाड़ी की तरह है जो 1 लीटर पेट्रोल यूज करके ना सिर्फ चलती है बल्कि अपने लिए 1.5 लीटर नया फ्यूल भी बना लेती है। Perfect analogy. That's exactly what a breeder reactor does. It breeds more fuel than it consumes. दैट्स इनसेन। इससे हम अपने कम यूरेनियम से थोरियम का विशाल भंडार यूज कर पाएंगे। This unlocks a nearly inexhaustible energy source for India and makes us truly energy independent. The prototype fast breeder reactor at Kalpakkam is a crucial step in this direction. नॉर्मल रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मेन टेक्निकल डिफरेंस क्या है? एक नॉर्मल रिएक्टर में मॉडरेटर यूज होता है जो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है टू सस्टेन द चेन रिएक्शन। राइट। अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर नहीं होता, ये फास्ट न्यूट्रॉन्स का यूज करता है और इसका कोर डिजाइन ऐसा होता है कि वो फ्यूल ब्रीड कर सके। तो इंडिया के लिए थोरियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास बहुत है? Simply put, yes, we have a lot of it. Our thorium reserves are vast while our uranium reserves are modest. By mastering the technology to use thorium as a fuel, we secure our energy future for centuries without depending on any other country. और इस 3 स्टेज प्रोग्राम का फाइनल गोल क्या है? The final goal of Stage 3 is to have a fleet of reactors that run on thorium and the uranium-233 we produced in Stage 2. It's a long-term plan for complete energy self-sufficiency using our own resources. Practice this line. India's fast breeder reactor program is crucial for energy security as it enables the utilization of our vast thorium reserves by breeding fissile fuel. In short, India's nuclear program is a strategic pillar for its energy future, with the fast breeder reactor technology holding the key to long-term self-reliance. Topic name. What are the areas of prohibitive labor that can be sustainably managed by robots? Discuss the initiatives that can propel the research in premier research institutes for substantive and gainful innovation. Broad micro-theme. नैनोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड न्यूक्लियर साइंस। तो हमने एटॉमिक लेवल की टेक्नोलॉजी देखी, अब आते हैं इंटेलिजेंट मशीन्स पर, रोबोटिक्स। The robots are here. बट नॉट द काइंड यू सी इन साइ-फाई मूवीज। हम उन रोबोट्स की बात कर रहे हैं जो वो काम करते हैं जो इंसानों के लिए टू डर्टी, डेंजरस और डल है। करेक्ट। इट्स अबाउट यूजिंग रोबोट्स टू सेव लाइव्स एंड इंप्रूव वर्किंग कंडीशंस। इसे प्रोहिबिटिव लेबर कहते हैं, वो काम जिसे करने में रिस्क इतना ज्यादा है कि वो ऑलमोस्ट प्रोहिबिटेड है। ओके, तो इसके एरियाज क्या हैं? इसके 3 मेन एरियाज हैं। फर्स्ट, हैजर्डस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, न्यूक्लियर प्लांट्स में रेडियो एक्टिव मटीरियल हैंडल करना, केमिकल इंडस्ट्री में टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ काम करना या डीप अंडरग्राउंड माइनिंग। मेक सेंस। इन सब जगहों पर रोबोट्स इंसानों की जान बचा सकते हैं। और दूसरा एरिया? सेकेंड इज हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव सेक्टर में वेल्डिंग और पेंटिंग जैसी टास्क्स जहां हार्मफुल फ्यूम्स निकलते हैं, वहां रोबोट्स का यूज 139% तक बढ़ गया है। वाओ। ये ना सिर्फ वर्कर्स को बचाता है बल्कि क्वालिटी और एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है। और थर्ड है हेल्थ केयर सर्विसेज, बायोहैजर्डस वेस्ट हैंडल करना, हॉस्पिटल्स को सैनिटाइज करना या हाई रिस्क सर्जरीज में असिस्ट करना। तो ये सेफ्टी और प्रिसिशन के बारे में है। इस फील्ड में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ने नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन रोबोटिक्स लॉन्च की है। इसका एम एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाना है। इसके लिए DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर सेंटर्स फंड कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन एकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स जैसे IITs में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाना और स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स के थ्रू फंडिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। तो इन इनिशिएटिव से इंडिया वर्कर सेफ्टी इंश्योर करते हुए इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ सकता है। इट्स अ विन-विन। बट अ कॉमन फियर इज, क्या रोबोट्स हमारी जॉब्स ले लेंगे? That's a very important question. While robots do automate certain tasks, वो new jobs भी create करते हैं। Robot design, programming, maintenance और supervision में। अच्छा। The goal is to shift the human workforce towards higher skilled, safer and more creative roles, not to eliminate jobs entirely. हम इंसानों से repetitive, dangerous काम छीनकर उन्हें creative, problem-solving काम देना चाहते हैं। एक रोबोट न्यूक्लियर प्लांट में आखिर कैसे हेल्प करता है? रोबोट्स ऐसी हाई रेडिएशन जोन्स में जा सकते हैं जो इंसानों के लिए लीथल होंगे। वो रिएक्टर कोर्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट हैंडल कर सकते हैं और पुरानी फैसिलिटीज को डीकमीशन कर सकते हैं, जिससे सेफ्टी ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। What exactly is this national strategy on robotics? It's a government roadmap to make India a global leader in robotics. It focuses on promoting R&D, skill development और अलग-अलग सेक्टर्स में रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करना। The goal is to make Indian industry more competitive and safe. तो इन सबको एक साथ देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी हमें मटेरियल्स पर कंट्रोल दे रही है, न्यूक्लियर साइंस एनर्जी सिक्योरिटी और रोबोटिक्स डेंजरस काम को ऑटोमेट कर रही है।
इंडिया का टेक फ्यूचर काफी एक्साइटिंग लग रहा है। It is. The convergence of these technologies presents an immense opportunity for the country's industrial and social development. Rehearse this. Robots can sustainably manage prohibitive labor in hazardous industries, high-precision manufacturing, and healthcare, improving both safety and efficiency. In short, India is promoting robotics to handle dangerous jobs and boost its industrial capabilities through strategic policies, industry partnerships, and funding. तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सुपर डिटेल चर्चा। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हाँ, जरूर। ब्रॉड माइक्रो थीम, IPR, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड न्यूक्लियर साइंस। पहले IPR for life materials। हमने देखा कि ग्लोबल IPR लॉज कॉम्प्लेक्स हैं और इंडिया हाई पेटेंट फाइलिंग्स के बावजूद वीक इंडस्ट्री एकेडमिया लिंक्स और फंडिंग इश्यूज के कारण कमर्शलाइजेशन में पीछे है। फिर सेक्शन 3D एंड नोवार्टिस केस। हमने समझा कि सेक्शन 3D एवरग्रीनिंग को रोकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका इस्तेमाल करके लाइफ सेविंग ड्रग्स को अफोर्डेबल बनाया। देन IPR टाइप्स। हमने कॉपीराइट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, पेटेंट, इन्वेंशन और ट्रेड सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल इन्फो के बीच के की डिफरेंसेस को क्लियर किया। हाँ, और ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL। हमने इस पावरफुल टूल के प्रोज, रिसर्च, बायोपायरेसी प्रोटेक्शन और कॉन्स, एक्सप्लॉयटेशन रिस्क, कल्चरल सेंसिटिविटी पर बात की। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी। हमने जाना कि ये 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी क्यों है और इंडिया का नैनो मिशन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट में कैसे एप्लीकेशंस डेवलप कर रहा है। एंड नैनोटेक इन हेल्थ। हमने देखा कि कैसे नैनो स्केल पर ड्रग डिलीवरी, डायग्नोस्टिक्स और थेरेप्यूटिक्स हेल्थ सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। फिर न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया। हमने इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी को ट्रेस किया फ्रॉम अप्सरा रिएक्टर टू द एम्बिशियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम, जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। फाइनली, रोबोटिक्स फॉर प्रोहिबिटिव लेबर। हमने डिस्कस किया कि रोबोट्स कैसे हैजर्डस जॉब्स में इंसानों की जगह ले सकते हैं और नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन रोबोटिक्स जैसे इनिशिएटिव्स इस फील्ड में रिसर्च को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। अब आपके लिए कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस। कोशिश करो इन सवालों के जवाब 1-2 मिनट में देने की, जैसे आप किसी को समझा रहे हो। पहला, अपने शब्दों में समझाओ कि पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या है और सेक्शन 3D इससे कैसे रोकता है। दूसरा, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट के बीच 3 मेन डिफरेंसेस बताओ। तीसरा, TKDL को ओपन सोर्स करने का सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा नुकसान क्या है। चौथा, नैनो टेक्नोलॉजी के 3 एप्लीकेशंस बताओ जो इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। पांचवा, इंडिया के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम का मेन एडवांटेज क्या है, थोरियम का जिक्र जरूर करना। और छठा, रोबोट्स किन 2 स्पेसिफिक हजार्डस इंडस्ट्रीज में इंसानों के लिए काम आसान कर सकते हैं। Here's your final challenge. Prepare a 2-minute presentation on this topic. Why is India struggling to convert its patents into products? And what is the single most important step the government should take to fix this? अपने पॉइंट स्ट्रक्चर करो और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करो। आई होप ये डिटेल डिस्कशन आपके लिए सुपर हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि हमारी कम्युनिटी और ग्रो हो सके। अगली बार मिलेंगे एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।